सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पाठ 4 भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संस्कृति में विद्यमान अनेकता में एकता के गुण को इस भारतीय संस्कृति में दर्शाया है। भाषा शैली के अनुरूप जो है इन्होंने शब्दों का चयन किया है और अपनी भाषा शैली के इसी गुण के कारण भारतीय संस्कृति के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष की विविधताओं का प्रभावपूर्ण जो है चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं अपने इस निबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस प्रकार बहुत ही खूबसूरती के साथ भारत की संस्कृति के विषय में बताया है। सबसे पहली बात कि विविधता जिस प्रकार हमारी संस्कृति में है उस प्रकार की विविधता अन्य देशों में नहीं मिलती है। कुछ ऐसे ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, जो भारत के विषय में नहीं जानता हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश की इतनी विविधताएं देखने में आएंगी कि वह यह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। मतलब भारत में इतनी विविधता है। पश्चिम में रेगिस्तान, पूर्व में पहाड़, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, बीच में पठार। इस प्रकार की जो है भौगोलिक परिस्थिति बनावट है यहाँ की। अन्य देशों में जहाँ एक जैसी भौगोलिक बनावट है, रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही है, पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र ही है, बर्फीला क्षेत्र है तो बर्फीला ही है। इस प्रकार की एक समानता रहती है। लेकिन भारत में तमाम तरह की विविधता है। तो यदि विदेशी कोई आएगा तो यह कह देगा कि यह एक देश नहीं कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। मतलब अलग है, सब कुछ अलग अलग है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी हैं, इतने प्रकार की और इतनी गहरी नज़र आएंगी जो किसी भी एक प्रायद्वीप के अंदर नज़र आ सकती हैं। मतलब कहने का कि इस प्रायद्वीप जो भारतीय प्रायद्वीप है इसमें प्रकृति में भी विभिन्नता है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर प्लावित मतलब बहते हुए समतलों को छोड़कर ये नदियाँ जो हैं गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र जो है प्लावित समतलों को बहती हुई समतलों से को छोड़कर फिर विंध्य अरावली सतपुड़ा
सह्याद्री नीलगिरी की सीढ़ियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तभी भी ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हिमालय की सर्दी के साथ जो साल भर में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से और आग से छुटकारा नहीं देती। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल भर में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़े से और आग से छुटकारा नहीं देती। मतलब हिमालय की सर्दी इतनी भीषण पड़ती है कि साल भर में कभी भी मनुष्य को ऐसा न हो कि गर्म कपड़ा न पहनना पड़े या आग का सहारा न लेना पड़े। लेखक का कहने का मतलब यही है। समतल प्रांतों की जलती हुई लू। अब देखिए हिमालय पे ठंडक है तो समतल प्रदेशों में क्या बता रहे हैं कि लू है। और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम, कन्याकुमारी में क्या होता है कि 12 मास पूरे साल सुखद मौसम रहता है। न अधिक गर्मी पड़ती है न अधिक जो है ठंडक होती है, जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी। देखिए लिखा हुआ है देखने को मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों, अब असम की तरफ में वर्ष के 300 इंच वर्षा मिलेगी। यदि असम में 300 इंच वर्षा होगी मतलब वर्षा बहुत अधिक होगी। तो जैसलमेर की तप्त भूमि, तप्त मतलब गर्मी से गर्म भूमि भी मिलेगी। जैसलमेर मतलब जैसलमेर का रेगिस्तान जो गर्मी से तपता हुआ मिलेगा आपको, जहाँ साल भर में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। मतलब वर्षा बहुत ही कम होती है। रेगिस्तान जो है तो आप समझ ही सकते हैं वहाँ बारिश कितनी कम होगी, इसलिए रेगिस्तान है। वहाँ कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। मतलब भारत में सभी प्रकार के अन्न जो है उत्पादन किए जाते हैं। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। हर प्रकार के फल हैं। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ की भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। मतलब हर चीज़ यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगी। आगे देखिए, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबोहवा का असर इंसान के रहन सहन। आबोहवा का मतलब जो है वहाँ के वातावरण की बात की जा रही है कि यदि इस सिद्धांत को देखा जाए, मतलब जहाँ का जैसा वातावरण है, आबोहवा है। आबोहवा का मतलब परिवेश, वातावरण का इंसान, वहाँ के वातावरण का इंसान रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। मतलब जहाँ जिस परिवेश में रहता है व्यक्ति, वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क
पर पड़ता है वहाँ का प्रभाव, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं कि वहाँ का स्थायी प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है। लेखक का कहने का मतलब यही है कि जहाँ की जैसी जलवायु है, जैसा वातावरण है, वहाँ के लोगों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उनके रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, शरीर की बनावट में। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित है और वहाँ की कई भाषाएं भी प्रचलित है, अलग अलग बोलियां हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। एक कहावत के विषय में बता रहे हैं कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बानी। लेखक यह कहावत कह रहा है। कोस कोस मतलब कोस क्या होता है? 3 किलोमीटर को एक कोस बोलते हैं, एक कोस बोलते हैं 3 किलोमीटर को, मतलब 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है। 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर बानी मतलब बोली बदल जाती है। 4 कोस पर मतलब 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, 4 3 12 किलोमीटर पर जो है बोली बदल जाती है। ये कहने का मतलब है लेखक का कि 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर बोली बदल जाती है। लेखक यही इस कहावत के माध्यम से कहना चाहता है कि कहावतों में भी विविधता कही जा रही है। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया में सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, मतलब हर धर्म के लोग। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। बहुत धर्म के बहुत तरह के संप्रदाय हैं जिनकी गिनती से करना संभव नहीं है, बता रहे हैं। इन विविधताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विविधता ही देखने में आएगी। ऊपर से यदि देखते हैं, लेखक कहते हैं कि यदि गहराई में जाकर वो बातों को नहीं समझता तो उसको विविधता ही देखने में मिलती है। पर विचार करके देखा जाए तो इन विविधताओं की तह में एक ऐसा समता और एकता फैली हुई है। इन विविधताओं के अलावा भी यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए इसकी तह में, तो हमको एक समानता और एकता इस देश में दिखाई देती है, जो अन्य विविधताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है। पिरो लेने का मतलब माला को जैसे गोते हैं धागे में, उसी को पिरोना कहते हैं। इन विविधताओं को माले की तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना लेती है, माला बना लेती है, समझ लीजिए। अब आगे देखिए, और माला जैसे सुंदर लगती है उसी प्रकार ये देश भी सुंदर लगता है। लेखक का कहना है ये पिरोकर एक सुंदर समूह बना लेती है। जैसे रेशम धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों और फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि और फूल दूसरे
से न तो अलग है और न हो सकता है, और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह उसकी सुंदरता से दूसरों की को भी सुशोभित करता है। कहने का मतलब लेखक का है कि जैसे मड़ियाँ एक रेशम के धागे में और फूल पिरोकर गूँथ कर एक माला बनाते हैं और जो स्वयं तो सुंदर लगते ही हैं, दूसरों को भी सुशोभित करते हैं वे। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजार वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखे हुए हैं। अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृत का नाम दे सकते हैं। इन सबको भारतीय संस्कृत हम कह सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। मतलब लास्ट में मिलकर एक ही में संगम हो जाता है। उद्गम मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है और लास्ट में एक में मिल भी जाता है। एक जगह से उत्पन्न होता है और एक जगह मिल भी जाता है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, मतलब उसी पवित्रता और शीतलता, निर्मलता के साथ, और उसको इस अमर तत्व और उसको वह अमर तत्व देता रहे। मतलब भारतीय संस्कृत को अमर तत्व देता रहे। जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ जो आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह रहे हैं कि इन विविधता एकता के बाद भी जमाने के हजारों थपेड़े मतलब समस्याएं के साथ घिरने के बाद भी अपना अस्तित्व भारत बचाए हुए रखा हुआ है, जिसके बारे में कवि इकबाल जो उर्दू के कवि हैं ये कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इकबाल कहते हैं, कवि इकबाल कहते हैं कि बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कि हमारे देश का नाम निशान अभी तक बचा हुआ है। और ये इसलिए बचा हुआ है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ हम में ज़रूर, हमारे देश में कुछ ऐसी खूबी है, ऐसी विशेषता है जिसके कारण हमारा देश जो है मिटता नहीं है। और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों से, आज से नहीं, सदियों से दुश्मन जो है
हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश को तोड़ता रहा है और बिखेरता रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें ज़रूर है हमारे भारतीय संस्कृति में जिसके कारण हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं है। इस प्रकार की बात इकबाल कहते हैं। अब आगे देखिए, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसी एक मूर्ति रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला उठे। वह अमृत सत्य और अहिंसा है। ये अमृत क्या है? वो सत्य और अहिंसा है, जिसके बदौलत हमारी हस्ती नहीं मिटती है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। सत्य और अहिंसा की बात की जा रही है। वह इस देश के प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। मतलब ऐसा है विचार यहाँ की, ऐसी संस्कृति है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना विकास कर सकता है, सामाजिक मतलब सामूहिक विकास कर सकता है और सामूहिक एकता बनाता है। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है लेकिन है नहीं। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो, एक की उन्नति दूसरे के उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा हो जाता है और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। सभी जो है अहिंसा के मार्ग पर चले, मतलब सिद्धांत सबका एक हो। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसके मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा को मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण लोग हिंसा करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आते हैं। भोग का मतलब भौतिक सुख साधन के कारण जो है वो हिंसा करते हैं। पर हमारी संस्कृति में तो हमारी संस्कृति में ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। भोग को भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। भोग भी त्याग में ही पाया है। कहने का मतलब कि हमारी संस्कृति में जो भोग है वो जो है त्याग से ही निकला है। त्याग के परिणाम स्वरूप ही हम भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं और भोग भी त्याग में ही पाया है। और भोग जो है सांसारिक सुख जो है, सुख सुविधाएं हम जो है त्याग के कारण ही हमको उपलब्ध
हो पाती हैं। श्रुति कहती है, श्रुति मतलब वेदों की व्याख्या जो होती है, श्रुति वो कहती है, क्या कहती है? कहती है तेन तक तेन, तेन तक तेन भुंजित्था का मतलब है, ये श्रुति उपनिषदों की बात है कि जो हमारा भोग है वह भी हमें जो है त्याग की इच्छा से होना चाहिए। हमारे भोग में भी त्याग की इच्छा है, मतलब भोग भी हम करते हैं तो वो हमको त्याग की इच्छा रखनी चाहिए। भोग कभी भी हमको जो है हम त्याग कर सकते हैं। भोग भी हमारा त्याग की इच्छा पर होता है, यही कहने का मतलब है। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध और व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं कि हमारा भोग भी, भौतिक सुख संसाधनों का उपभोग भी त्याग की इच्छा से होता है और इससे ही हम ये विरोध को समाप्त करते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिए। मतलब जो विचारधाराएं हैं वो स्वच्छंदता पूर्वक अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार कर सकती हैं, बह सकती हैं जिधर वो प्रचार प्रसार अपना करना चाहते हैं। भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। प्रस्फुटित का मतलब निकलने दिया, जैसे बीज में से अंकुरित होने दिया, कहने का मतलब। प्रस्फुटित का मतलब होता है कि अंकुरित होने दिया। विभिन्न विचारधाराओं को, संप्रदायों को, धर्मों को हमने किसी को नहीं रोका। अपने हिसाब से वे स्वच्छंद रूप से अपना विकास कर सकते हैं। भिन्न देशों के लोगों को अपने से अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। मतलब किसी भी देश के आए, उनके साथ हम अपने भाव को मिलाकर उनको एक कर लिए। भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिला लिया और जो लोग आए अपने साथ अपने देश की संस्कृति को लाए, उन संस्कृतियों को भी हमने अपने देश में मिला लिया, अपने को उसमें मिलाने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। मतलब कि हम जो है अपने को उस संस्कृति के साथ मिला लिए, उनको अपना लिए, उनकी संस्कृति को, और अपने साथ रहने दिया, उनको स्वीकार करके उनकी संस्कृति को। देश और विदेश को जो है एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वह तलवार के जोर पर नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द मतलब भाईचारे का व्यवहार स्थापित करके एक में मिलाने का प्रयास किया। तलवार के जोर पे नहीं, विदेशी आक्रमण करके पूरे विश्व को एक करना चाहते थे।
लेकिन हमारा विचार, हमारे देश का विचार इस प्रकार का नहीं था। वह प्रेम पर आधारित था। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। हमने कभी दूसरों की संपत्ति और घर पर कब्जा नहीं किया, बल्कि विदेशी हमारे देश में ऐसा करने के लिए आए, उनके हृदयों को जीता और इसी विजय के से प्रभुत्व, इसी वजह से प्रभुत्व जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है। मतलब जबरदस्ती नहीं कब्जा किया नहीं कब्जा किया और उनके हृदय को जीता, प्रेम से जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व का मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से जो है व्यक्ति जो है अपने में सक्षम है, शक्तिशाली है। तो जीत कर हमने जो है चरित्र और चेतना का ऐसा प्रभुत्व स्थापित किया, आज भी बहुत अंशों में कायम है, कि वह जो है प्रभुत्व हमारा आज भी कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, मतलब भारतीय संस्कृति को बहुत हद तक हम भूलते जा रहे हैं और भूल गए हैं। इस बात को के लिए वो सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम इसका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें। मतलब विज्ञान और औद्योगिक के गलत प्रयोग से उदंड परिणाम, मतलब जिससे नुकसान होता हो समाज को, पर्यावरण को, मानवता को, उसके बारे में। इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। सृजनात्मक शक्ति मतलब सृजन करने की, निर्माण करने की शक्ति कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने हैं और मिटे हैं। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ है, विभिन्न संप्रदाय बने और उनका पतन भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत पद दलित हुए। आक्रांत मतलब आक्रमण से, पद दलित हटाए गए। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एक सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हमारे जीवन की जो सृजनात्मक शक्ति है बनी रही, वो नष्ट नहीं हुई। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास में किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि और अरविंद जैसा रमण महर्षि, रमणी मतलब
जो मन को अच्छा लगे, रमणी महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। मतलब जब हमारी कठिनाई के दिन थे तब भी हमने जो है गांधी जी जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे, अरविंद जैसे महर्षियों को हमने अपनी जन्मभूमि भारत पर पैदा किया। उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन हमें आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उनका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है। मतलब चेतना, हमारी नैतिक चेतना जो है, जागरूकता ऐसे आधार पर टिकी हुई है जो पहाड़ जैसी मजबूत है, कभी हिलने वाली नहीं है, अडिग है, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। जो नैतिक चेतना का हमारे आधार है, मतलब क्या आधार है? सत्य और अहिंसा की बात की जा रही है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत और सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। मतलब एक तो प्राण है संस्कृत और सामूहिक चेतना, एक साथ चैतन्य की भावना। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, इसी संस्कृत और सामूहिक चेतना के कारण। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहाँ उन सब में एक एकता है। विभिन्नता के बाद भी एक एकता है। इसी बात को ठीक से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया था। कहने का मतलब कि हम विविधताएं हैं हमारे में, फिर भी हमें एक एकता है, इसलिए कि हम एक देश के हैं, एक देश में पले हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं। क्या है? अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। इन्हीं चीज़ों को लेकर महात्मा गांधी ने प्रेरित किया लोगों को। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी से उनकी सफलता थी और इसी में उनकी सफलता थी। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारियों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिसके द्वारा आज से सारे संघर्ष उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो अत्याचारी रहे, विदेशी आक्रमणकारी रहे, हमारे देश में आए और हमें परेशान किए, यदि हम चाहते हैं कि वैसी चीज़ें फिर से न हो तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए कि आर्थिक रूप से हम जब सशक्त हो जाएंगे तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे
और उनके पीछे व्यक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिक त्याग रहे। मतलब इसके पीछे जो भावना कार्य करती है वह जो है त्याग की भावना रहे, भोग की भावना न रहे। इस प्रकार की बात। आगे देखिए। सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। व्यक्तिक स्वार्थों और स्वतों पर जोर न देकर व्यक्तिक कर्तव्य और सेवानिष्ठ पर जोर देना चाहिए। मतलब स्वार्थी हमको नहीं बन के कोई काम करना चाहिए। और हमारी प्रत्येक कार्रवाई इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। कहने का मतलब यह है कि किसी कार्य को हम जब करते हैं तो उसके पीछे एक भावना कार्य करती है, और जो भावना कार्य करती है उसी भावना के परिणाम स्वरूप जो है वह क्रिया आगे बढ़ती है, और उस भावना का जो परिणाम होता है वह सबके सामने निकल के आता है। देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो। भले देखने में दिखावटी रूप में हम कुछ भी करें, लेकिन जो भावना है किसी कार्य के पीछे यदि गलत भावना है तो निकल के सामने आ जाएगी। एक छोटे से उदाहरण में यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके। उसके हर कार्य के पीछे यही भावना है कि परिवार के हर सदस्यों को क्या करे, वो सुख पहुंचा सके। और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है। जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। मतलब जिसके परिवार में धन उपार्जन की क्षमता नहीं है तो उस परिवार के व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी सुख सुविधा के लिए धन उपार्जन करता है। और उपार्जन करना हो तो भी वह व्यक्तियों और सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथम की स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। और उनका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। पहले के लिए यह है कि वह सामूहिक रूप से सभी को सुख देना चाहता है।
इसलिए वो धनोपार्जन करता है, सभी में बराबर बराबर बांटता है। एक जो जिसके परिवार में धनोपार्जन की क्षमता नहीं है, तो उसका एक व्यक्ति यह सोचकर धनोपार्जन करता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करूंगा, और उसका भी धन उतना ही बराबर है जितना पहले का जो सभी के पीछे जो है अच्छी भावना लेके कार्य कर रहा है उसके धन के बराबर ही है। लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के धन बराबर है, बंटवारा करने पर भी बराबर हो रहा है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों के पीछे अलग अलग भावना कार्य कर रही है। क्या काम कर रही है, इसी चीज़ को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें बताना चाहते हैं। पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं रहेगा। पहली स्थिति का मतलब वह व्यक्ति जिसके कार्य के पीछे यह भावना, अच्छी भावना कार्य कर रही है कि सभी को सुख देंगे, तो उसमें किसी प्रकार का संघर्ष का भय नहीं रहेगा, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है, जिसमें केवल स्वार्थ के लिए, अपने लिए धनोपार्जन कर रहा है, उसमें संघर्ष होगा, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए कर रहा है, हर व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और हमारी संस्कृति ये चाहती है कि हम जो पहली स्थिति है, जो सभी को सुख देना चाहते हैं, वैसी स्थिति में हम लाएं। यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच हो, चाहे देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा, मतलब संघर्ष जारी रहेगा, होता रहेगा। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। विज्ञान की बात की जा रही है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो एक अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। मतलब नैतिक अंकुश, जब तक जो है नैतिक अंकुश न लगाया जाए तब तक जो है मानव की शक्ति जो है हितकर नहीं बनती है। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। जो अच्छी भावना है वही अंकुश लगा सकती है। यदि उस शक्ति का परिमित भी कर सकती है, वही उस शक्ति को परिमित कर सकती है, मतलब उस शक्ति को माप सकती है और उसके सहयोग को नियंत्रित कर सकती है, उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। कहने का मतलब कि अच्छी भावना ही किसी जो है चीज़ को, जो कार्य को नियंत्रित कर सकती है। अच्छी भावना रहेगी वही उसको नैतिक और नियंत्रित करेगी और उसी के माध्यम से माप सकती है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद
भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए, कैसे समझाया। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारनी हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषाओं की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में ही छपवाने का आयोजन करें। करने का मतलब कि इस भारतीय संस्कृत का जो मूल है, उस विचार को मैं लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है दूसरों के देशों में प्रचार प्रसार करवाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो क्या यह संबंध में यह उचित नहीं है, कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या यह उचित नहीं है कि उस किसी एक साहित्यिक संस्था द्वारा देवनागरी लिपि में इन चीज़ों को छपवाकर और इस प्रकार का आयोजन किया जाए। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में ही छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले लेंगे। मतलब स्वाद ले लेंगे मतलब समझ जाएंगे, एक भाषा में रहेगा तो। क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञान दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। स्वल्प मतलब कम परिश्रम में ही समझ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्कृत की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं के आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। इन भाषाओं में अनुवाद करे जो पहले से चीज़ें लिखी हुई हैं। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्कृत संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, मतलब आसानी होगी। सहूलियत का मतलब आसानी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा, प्रोत्साहित भी करेगा। क्योंकि जो अनुवाद होंगे तो उसको पढ़ के जो साहित्यिक लोग होंगे तो प्रोत्साहित होंगे, उत्साह बढ़ेगा और उस प्रकार की चीज़ों को वो और लिखेंगे। अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेंगे, मतलब अच्छा लिख सकेंगे प्रोत्साहित होने के बाद। साहित्य संस्कृति का एक व्यापक रूप है, बड़ा रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्र, वास्तुकला, मूर्ति इत्यादि में देखे जा सकते हैं। भारत अपना एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पे सबको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है। जो इस भवन में शाहजहां ने अपने निर्माण के पश्चात खुदवाया था, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। खुदवा दिया था का मतलब लिखवा दिया था। शाहजहां जो था मुगल वंश का था, वह जो है अपने समाधि स्थल पर
लिखवा दिया था एक विचार। क्या विचार है? गर फिरदोस बस बर्रू जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका मतलब है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है, गर फिरदौस बर्रू जमी अस्तो, यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श पूरे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति होगा। मतलब कहने का मतलब कि यह स्वप्न तभी सत्य होगा कि पृथ्वी स्वर्ग हो जाए जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श विचार मानव जीवन का आधार बने, जिससे इन तीनों चीज़ों से लोगों को प्रेरणा मिलेगी और वो अच्छा कार्य करेंगे, जिससे प्रेम और सौहार्द की, भाईचारे की भावना विकसित होगी। आशा करते हैं यह भारतीय संस्कृत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ निबंध आपको समझ में आया होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आप इसको एक दो बार और ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।